हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। देखिए, हर बार मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूं और इस बार भी मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी सीरीज चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री पर ही हम आगे सीरीज बनाते रहेंगे। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के कि सर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी वीडियो लेकर आए। चलो ठीक है, हम जल्दी ही उनकी भी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, चिंता न करें आप। और जल्दी ही हम बायोलॉजी की और फिजिक्स की और केमिस्ट्री की सीरीज भी शुरू कर देंगे। पहले मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में मैंने कहा था कि 4 युद्ध हैं आपके जिनके बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है ना? तो 4 युद्ध बताने हैं आपको। आज का जो हमारा युद्ध है वो कौन सा है? वो है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध। देखिए, जिसे आप समझ रहे कर्नाटक क्या है, पहले तो ये बताएंगे जो आज कर्नाटक जो स्टेट है वो कर्नाटक नहीं था। तो बहुत सारी बातें हम लोगों को बात करनी है। तो कर्नाटक का युद्ध की बात करनी है या कर्नाटक के युद्ध की बात करनी है। कर्नाटक के युद्ध, और इसे दूसरा नाम भी बोला जाता है, इसे एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है। यानी कि यहां पे भारत में दो शक्तियां थी, यानी कि दो पावर्स थी जो भारत पे शासन कर रही थी उस समय। पहली शक्ति का जो नाम था वो था फ्रांसीसी शक्ति भारत में शासन कर रही थी, और भारत में जो इंग्लैंड के लोग थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी शासन कर रही थी। यानी कि अंग्रेज और फ्रांस भारत में कुल मिला के शासन कर रहे थे, और उनके बीच में जो संघर्ष होता है, जो लड़ाई होती है, उसे एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष कहते हैं, या एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है। और दूसरी चीज है कि कर्नाटक का के युद्ध भी कहे जाते हैं इसे, क्योंकि अक्सर ये कर्नाटक के मामले से रिलेटेड युद्ध हुए थे। ठीक है, तो हम बात करेंगे कर्नाटक एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध कह दीजिए इसे आप, या एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष कह दीजिए इसे आप, या इसे कर्नाटक के युद्ध कह दीजिए, एक ही बात है। दरअसल कर्नाटक कहां है, कर्नाटक की क्या कहानी थी, कैसे था, इनके बारे में बात करेंगे। दरअसल ये मैं बताता हूं यहां से पूरी कहानी आपको, इस तरह से देखिएगा। ठीक है, कर्नाटक कहां था? कर्नाटक की हम बात करें, कर्नाटक किस जगह था? देखिए, यहां पे आपको पड़ेगी कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी है आपकी, और कृष्णा नदी के नीचे वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो नीचे क्षेत्र है, ये वाला कृष्णा नदी के जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, और कोरोमंडल तट का जो क्षेत्र था, कोरोमंडल तट का जो क्षेत्र था, उसे कहा जाता था कर्नाटक। ये कर्नाटक था। आप ये मत समझ लेना कि कर्नाटक जो वर्तमान में आपका कर्नाटक स्टेट है वो कर्नाटक का क्षेत्र नहीं था, उसका कुछ हिस्सा था, लेकिन कंप्लीटली कर्नाटक नहीं था। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोरोमंडल तट, यानी कि इस वाले कोरोमंडल तट के क्षेत्र में जितना भी एरिया आता था वो कर्नाटक कहलाता था। और कर्नाटक किसके अधीन था? तो कहा जाता है ये किसके अंडर में था? तो ये अंडर में था। किसके अंडर में था ये? तो यहां पे हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का निजाम था, और उसका नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जहां। निजाम उल मुल्क आसफ जहां, इनके निजाम उल मुल्क आसफ जहां के अंडर में ये कर्नाटक पड़ता था। तो हमें ये बताना कि पहली बात है कर्नाटक कहां है, तो पता लगा कर्नाटक कहां, कृष्णा नदी के नीचे वाला क्षेत्र जो कोरोमंडल क्षेत्र है, कोरोमंडल तट का जो क्षेत्र है वो कर्नाटक कहलाता था। और ये सारा क्षेत्र किसके अधीन आता था? तो हैदराबाद, ऊपर हैदराबाद का निजाम होता था, तो हैदराबाद के निजाम के जो भी निजाम बनता था वो कर्नाटक के नवाब को सिलेक्टेड करता था, उसे चुनता था। यानी कह सकते हैं कर्नाटक किसके अधीन काम था, अधीन किसके क्षेत्र था? तो कर्नाटक हैदराबाद के निजाम के अधीन क्षेत्र था। तो जो कर्नाटक का निजाम चाहेगा वही कर्नाटक, जो हैदराबाद का निजाम चाहेगा वही कर्नाटक का नवाब बनेगा। यानी ये वाला क्षेत्र जो कर्नाटक का क्षेत्र है वो हैदराबाद के निजाम के अधीन वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कौन सा किसके अंदर में क्षेत्र पड़ रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो आपको समझ में आना चाहिए कि कर्नाटक के युद्ध क्या है और एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध क्या है। पहले तो आपको समझना है कर्नाटक है क्या। तो मैं बता रहा हूं कि कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी के नीचे कोरोमंडल तट का जो क्षेत्र है ये कर्नाटक है,
और कर्नाटक किसके अधीन आता था? तो हैदराबाद के निजाम के अंडर में आता था ये। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। और यहां पे है मद्रास, और मद्रास में क्या है? अंग्रेजी बस्ती है, अंग्रेजी बस्ती थी मद्रास। यहां पे अंग्रेजों का बंदरगाह भी था। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक के क्षेत्र के अंदर मद्रास आता था, और ये दोनों क्षेत्र किसके अंडर में आते थे? कर्नाटक एंड मद्रास किसी क्षेत्र में आते थे? हैदराबाद के निजाम के अंडर में आते थे। तो आपको पता लग गया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कर्नाटक के युद्ध पढ़ने जा रहे हैं, तो कर्नाटक क्या है, वो किसके अधीन में आता है, और कर्नाटक के क्षेत्र जो पड़ता है उसमें मद्रास की जो मद्रास है उसमें समुद्र जो अंग्रेजों की बस्ती है, अंग्रेजों की जो कह सकते हैं कि बंदरगाह था, अंग्रेजों की जो बस्ती थी मद्रास, वो कर्नाटक के नवाब के अधीन आती थी, और कर्नाटक का नवाब निजाम के अधीन आता था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है श्रीमान जी कि हैदराबाद का निजाम कौन है और उस समय कर्नाटक का नवाब कौन रहा था? तो ये क्वेश्चन, और किस कौन सी अंग्रेजी शक्ति या कौन अंग्रेज और कौन फ्रांसीसी किस किस की हेल्प क्या करते थे? एक हमें कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा तो शायद हम नहीं कुछ कर सकते। तो हमें कर्नाटक के युद्ध या एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध पढ़ने हैं या संघर्ष पढ़ना है उनका, तो हमें पहले उनकी बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है। अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज होगी तो शायद हम कुछ कर पाएंगे, अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बेसिक से ही आपका लेक्चर लेके चलते हैं, बेसिक से ही लेक्चर उठाते हैं। चलिएगा अब शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं इसको साफ करना होगा और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम यहां से इसको टॉपिक को साफ करते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। तो देखिए, हैदराबाद के निजाम का नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जहां, और कहा जाता है कि इसका पुत्र था, इसका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था नासिर जंग। ठीक है, और कहा जाता है कि नासिर जंग का एक भांजा था, उसका नाम था, देखिए सलावर जंग भी आता है लिखा हुआ, सलावर जंग जो था वो उसका बेटा था। किसका? मुजफ्फर जंग का बेटा। तो नासिर जंग का एक भांजा था, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जो मैं समझा रहा हूं वही समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। हम पहले कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम युद्ध के बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कर्नाटक किसके अधीन था, कर्नाटक का क्षेत्र कहां था, हैदराबाद का निजाम कौन था, हैदराबाद का निजाम का बेटा कौन था, और उसके बेटे का भांजा कौन था। हम इनके बारे में बात करें। कैरेक्टर्स का पता होगा तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, अगर कैरेक्टर्स का नहीं है पता तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। ठीक है, चलिए मुजफ्फर जंग है, एक नासिर जंग है, ये ध्यान कर लीजिएगा। और कहते हैं कि नासिर जंग के समय में जो कर्नाटक का नवाब है, कर्नाटक का नवाब है वो कौन है, और मुजफ्फर जंग के समय में कर्नाटक का नवाब कौन है, कर्नाटक का नवाब कौन है। ठीक है, तो देखिए मुजफ्फर जंग के समय में जो मुजफ्फर जंग जिसको सपोर्ट करता है कर्नाटक, मैंने कहा ना सारी कहानी हैदराबाद के निजाम के अधीन है, उसके नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे मद्रास है, और मद्रास में क्या है? अंग्रेजी बस्ती है। तो कर्नाटक का नवाब जो था उस समय वो कौन कौन था, और यहां मुजफ्फर जंग के समय में कौन होता है, और नासिर जंग के समय में कौन होता है? तो यहां पर कर्नाटक का नवाब होता है अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन का पुत्र होता है, एक बेटा होता है, उसका नाम है मोहम्मद अली। ठीक है, उधर जब मुजफ्फर जंग बनते हैं, क्या बनते हैं? हैदराबाद का निजाम बनता है, तो उसमें कर्नाटक का नवाब कौन बनता है? तो चंदा साहब बनता है, और चंदा साहब का बेटा कौन है, उसका पुत्र कौन है? तो उसका नाम है राजा साहब। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कौन सा कैरेक्टर किससे जुड़ा हुआ है। यहां तक अगर कैरेक्टर्स मालूम होंगे तो तभी कुछ हो पाएगा, कैरेक्टर्स अगर नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, पूरी तरह से याद होनी चाहिए। उसके बाद अब इनको सपोर्ट कौन करता है, सपोर्टेड कौन करता है?
ये सपोर्टेड बाय, इनको सपोर्टेड कौन करता है? तो वो सपोर्टेड बाय द अंग्रेजी सेना। अब अंग्रेजी सेना में कौन कौन सेनापति होते हैं? एक तो रॉबर्ट क्लाइव होता है और दूसरा बारनेट होता है, बारनेट। ठीक है, आपको ये सब कैरेक्टर पता होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ बारनेट के साथ कौन है, यानी कि नासिर जंग है, और नासिर जंग के समय कर्नाटक का नवाब कौन है? अनरुद्दीन है, और अनरुद्दीन का बेटा कौन है? तो मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली है। तो कुल मिला के ये एक पूरी सीरीज बन जाती है, यानी कि कर्नाटक का नवाब नासिर जंग के समय कौन होता है और अनिरुद्ध किसके साथ होता है। लेकिन मुजफ्फर जंग को सपोर्टेड कौन करता है? तो उसको सपोर्टेड बाय इसे सपोर्टेड कौन करता है? तो इसे सपोर्टेड बाय द फ्रांसीसी सेना। फ्रांसीसी सेना सपोर्ट करती है। और फ्रांसीसी सेना में कौन कौन है? तो मैं बता दूं, डुप्ले है आपका, गोदे है आपका, गोधो आ रहा है, यहां तक का तो आ रहा होगा मेरे हिसाब से, गोधो है, तो डुप्ले है, गोधे है, और लाल में लास्ट में काउंट, ये भी आ रहा होगा, को काउंट COUNT, काउंट डी लेली। तो ये पूरी सीरीज यहां से यहां तक की पूरी सीरीज अगर देखा जा तो ये एक पूरा गठबंधन है आपके पास, और यहां से यहां तक का देखा जा तो ये पूरा गठबंधन है आपके पास। ठीक है बच्चे, ये पूरा पूरा गठबंधन आपके साथ है, इसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम है, डेफिनेटली ये पूरी सीरीज क्लियर है, तो टॉपिक पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन आपको जब अनिरुद्ध को ही नहीं पता होगा अनिरुद्ध किसके साथ था, या चंदा साहब किसके साथ था, राजा साहब किसके साथ था, नासिर जंग कौन है, नासिर जंग के साथ कौन था, मुजफ्फर जंग के साथ कौन था, अगर ये बातें मालूम नहीं है तो शायद फिर नहीं होगा। इसलिए पूरी सीरीज बना के रखे कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। अगर आपने ये सब कर लिया है तो डेफिनेटली आपका उद्धार हो जाएगा, आपका बढ़िया जो है। अच्छा, नंबर देख लेता हूं सही तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देख लेना एक बार सही तरीके से कि नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा सही तरीके से। मुझे तो थोड़ा धुंधला सा नजर आ रहा है, आप भी देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, देखिए जरा एक बार देखना सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सही आ रहे हैं, लिखे एकदम बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। फिर तो अगर लिखे हुए साफ दिखाई दे रहा है, अच्छा साफ दिखाई दे तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए, तो यहां तक की हमें बात क्लियर हो गई कि कौन किसके साथ है, ये किसके साथ है, अंग्रेज सेना किसके साथ रही है और फ्रांसीसी सेना किसके साथ है, ये एकदम पूरा सीरीज कर लीजिए। और लड़ाई किसके लिए हो रही? कर्नाटक की लड़ाई, तो कर्नाटक का क्षेत्र ये है, इसके लिए लड़ाई हो रही है। और फिर मद्रास जो अंग्रेजी बस्ती है उसका महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी भी भूमिका बताएंगे। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पोर्शन पूरा हो गया है। आपका कैरेक्टर से एनालाइज करना था, मैंने बता दिया। अब मैं आगे चलता हूं, यहां तक की कहानी क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है बच्चे, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी वाला लेक्चर नहीं है कि बहुत जल्दबाजी वाला लेक्चर है। थोड़ा सा पानी में इस पर लगा देता हूं जिससे थोड़ा सही हो जाएगा, जल्दी ही साफ कर देगा इसको। फिर स्पॉट भी नहीं आते इसके ऊपर। चलिए, आप बढ़िया तरह से आप पढ़िए और बढ़िया तरीके से जो है नोट्स बनाइएगा। अगर नोट्स अच्छे बन जाएंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। आप नोट्स अच्छे बनाना। चलिए, यहां तक का क्लियर हो गया। देखिए, अब हम बात करते हैं कर्नाटक के युद्धों की बात करते हैं। हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए कि कर्नाटक के युद्ध में कौन कौन से कैरेक्टर्स की अहम भूमिका होगी, कौन कौन से कैरेक्टर्स बढ़िया होंगे, हमने उनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कर्नाटक के युद्धों की बात कर रहे थे हम आपसे, और हम आगे की बात करेंगे कर्नाटक के युद्ध की ही बात करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। यानी कि कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध। ठीक है, ये 1746 से शुरू होता है और 1748 में खत्म हो जाता है। अच्छा, युद्ध होता क्यों है, इसकी क्या कहानी है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। इसकी क्या वजह थी, क्या वजह नहीं थी, इस पे बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक के फर्स्ट युद्ध की क्या कहानी है, क्या नहीं है,
चलिए इस पे हम बात करते हैं। पहली वजह क्या है, इसकी वजह बता देते हैं। इसकी वजह क्या है, वजह क्या है इसकी? देखिए दरअसल होता क्या है, यूरोप महाद्वीप में एक देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसकी दो वजह हैं। इस युद्ध की जो तत्कालीन वजह है वो बताऊंगा मैं, लेकिन एक इसकी ऐतिहासिक वजह भी है। कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के मामले में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के मामले में इंग्लैंड और फ्रांस एवं इंग्लैंड हस्तक्षेप करते हैं। यानी कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ऑस्ट्रिया को कौन संभालेगा, इस पे विवाद खड़ा हुआ। इंग्लैंड किसी को सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा है, दोनों सपोर्टर्स हैं कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब इस पे विवाद हो जाता है और वहां दोनों शक्तियां आपस में भिड़ जाती हैं। अब ये दोनों शक्तियां कहीं ना कहीं, भारत में भी एक शासन चल रहा था, भारत में भी कहीं ना कहीं इनकी बस्तियां थी, तो कहीं ना कहीं भारत में भी फ्रांस और इंग्लैंड का जो विवाद है, वो मामला है, वो कहीं ना कहीं भारत में भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं भारत में जो इंग्लैंड और फ्रांस की बस्तियां थी, जो उनका शासन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इनमें भी मामला हस्तक्षेप हो जाता है। इनमें भी कहीं ना कहीं आपस में दोनों के मामले जो है वो तानातानी शुरू हो जाती है, और उन तानातानी की वजह से कहीं ना कहीं तक ये चीजें जो है वो एक एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाती है। ये समझ लीजिए। तो जब भी पेपर पूछेगा आपसे कि कर्नाटक के युद्ध की होने की वजह क्या थी, तो देखो तीनों युद्धों की अलग अलग वजह है। कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, और फर्स्ट कर्नाटक युद्ध होता है, सेकंड कर्नाटक युद्ध होता है, थर्ड कर्नाटक युद्ध होता है, लेकिन इनकी जो वजह है वो सबकी अलग अलग है। पहले की वजह क्या है, मैंने बता दी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के मामले में इंग्लैंड किसी और को सपोर्ट करता है, और जो फ्रांस है वो किसी और को सपोर्ट करता है, और इसी वजह से उन दोनों देशों के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है। और यही विवाद भारत में भी देखने को मिलता है, और भारत में जब ये आपस में शक्तियां दोनों टकराते हैं, दोनों कंपनियां आपस में टकराना शुरू कर देती है, तो कहीं ना कहीं एंग्लो फ्रांसीसी कर्नाटक के फर्स्ट युद्ध का जन्म हो जाता है। ठीक है, इतना बात समझ लीजिए। और भारत में क्या कहानी, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि 1746 में एक, मैंने कहा था आपको कैक्टस याद रखने, कैक्टस याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक अंग्रेजी सेनापति होता है, अंग्रेज सेनापति होता है, उसका नाम है, आपका नाम सुना, बारनेट। बारनेट होता है, वो क्या करता है भैया, वो फ्रांस के जहाजी बेड़े पे कब्जा कर लेता है। सुनना क्या वजह है, वो जहाजी बेड़े पे कब्जा कर लेता है, फ्रांस के जहाजी बेड़े पे कब्जा कर लेता है, और कब्जा करने के बाद क्या करता है, उन्हें मद्रास लेके आ जाता है। अब मद्रास लेके आ जाता है, पूरी कहानी सुनिएगा ढंग से, कहानी का ही इंटरेस्ट, कहानी में ही मजा आएगा। अगर आपको कहानी थोड़ी स्लिप हो जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे तत्कालीन वजह क्या थी, कहा जाता है कि 1746 में अंग्रेज सेनापति बारनेट ने क्या किया, बारनेट ने जब इनका विवाद यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो कहा जाता है इसका असर भारत में भी देखने को मिला था। और भारत में क्या करा, जो अंग्रेज एक सेनापति था उसका नाम बारनेट था, तो बारनेट ने क्या किया, यानी कि फ्रांस की जो जहाजी बेड़ा था उस पर अधिकार कर लिया, और बहुत सारे उसके जहाजों को उन्हें कवर करके वो मद्रास जो अंग्रेजी बस्ती थी वहां लेकर आ गया। अब वहां वो मद्रास जो अंग्रेजी बस्ती है वो किसके अधीन है, सब जानते, कर्नाटक के नवाब के अधीन है। कर्नाटक के नवाब के अधीन है। और जब कर्नाटक के नवाब के अधीन है तो उस समय फ्रांस का गवर्नर कौन होता है, वो डुप्ले होता है। तो डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से कहा, उस समय नवाब कौन है, कर्नाटक का नवाब कौन है, तो अनवरुद्दीन है। कौन है भाई, अनवरुद्दीन है। अब अनवरुद्दीन के पास उन्होंने मैसेज भिजवाया कि भाई डुप्ले ने कहा कि हमारा जो जहाजी बेड़ा है वो अंग्रेजी बस्ती जो आपके क्षेत्र में पड़ती है मद्रास, वहां में बारनेट एक कोई सेनापति है, वो हमारा सारा जहाजी बेड़ा लिया है, और हम चाहते हैं कि आप वो जहाजी बेड़ा छुड़वा दीजिए हमारा। तो कहीं ना कहीं जो कर्नाटक का नवाब था उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया।
उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा। उसने कहा कि चलो ठीक है कोई नहीं। डुप्ले ने फिर दोबारा उसने बहुत सारे मैसेज करवाए, बहुत सारे दूत भेजे, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अब रेस्पॉन्स नहीं आया तो वो गुस्से में आ गया डुप्ले। उसने कहा भाई हमारे जहाजी बड़े तुम्हारे क्षेत्र में है, मद्रास की अंग्रेजी बस्ती में जो है वहां कवर कर लिए बार्नेट ने, और आप कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, तो भाई हम क्या करें बताइए हम। तो डुप्ले ने काफी सोच विचार के क्या क्या आखिर उन्होंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, हम मद्रास पे जो अंग्रेजी बस्ती कर्नाटक के जो प्रांत है, जो कर्नाटक का प्रांत है, वहां का जो नवाब है अनवरुद्दीन है, तो अनवरुद्दीन से बिना बताए उन्होंने क्या करा, अंग्रेजी बस्ती पे जो अंग्रेजी बस्ती थी मद्रास में, उन्होंने अटैक कर दिया डुप्ले ने वहां पे। अब डुप्ले ने अटैक कर दिया तो यही से इसी अटैक को कहीं ना कहीं कर्नाटक का फर्स्ट वॉर कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम भी आता है एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दी वजह क्या थी, तो वजह ये वाली वजह थी कि 1746 में अंग्रेज सेनापति बार्नेट ने क्या किया, फ्रांसीसी जहाजी बेड़े पर कब्जा कर लिया और उसे मद्रास लेकर आ गया। और डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से भी कहा, सिफारिश लगाई कि भाई हमारा जो जहाजी बेड़ा छुड़वा दीजिए, आपके क्षेत्र में जो मद्रास पड़ता है, अंग्रेज बस्ती पड़ती है, वहां के सेनापति ने जो है हमारा कब्जा कर लिया हमारे जहाजी बेड़े पे। लेकिन डुप्ले की बातों पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया अनवरुद्दीन का, कर्नाटक के नवाब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। आखिरकार फिर क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। और युद्ध में क्या होता है, तो युद्ध में भैया देखिएगा एक युद्ध होता है सेंट थॉमस का, सेंट थॉम का युद्ध होता है। और किस किस के बीच होता है, तो बिटवीन किस किस के बीच होता है, तो फ्रांसिस सेना के बीच होता है, फ्रांसिस सेना के बीच होता है, और प्लस किसके बीच होता है, कर्नाटक का नवाब कर्नाटक के नवाब के बीच। और उसके साथ कौन है, इसके सपोर्ट में कौन है, अंग्रेजी से। ठीक है। अब ये सेंट थॉम का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में कहा जाता है कि सेंट थॉम का युद्ध जो है वो फ्रांसीसी के और कर्नाटक के नवाब के दोनों के बीच में होता है। कर्नाटक के नवाब के साथ साथ कहीं ना कहीं, कर्नाटक का नवाब कौन है ये जरा ध्यान रखिएगा, अनवरुद्दीन है। ये मैं लिखवा चुका पहले, अब कैरेक्टर्स में पहले समझा देते आपको। तो फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अंग्रेज सेना के बीच में जो है विवाद बढ़ गया था, तो सेंट थॉमस का युद्ध होता है। और ये युद्ध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं दोनों सेनाएं आपस में इतना ज्यादा, कहा जाता है कि पराजित तो नहीं होती दोनों सेना आपस में, लेकिन ये होता है कि बराबरी पे युद्ध छूट जाता है, बराबरी पे ही युद्ध कहा जाता है कि जो है छूट जाता है। और आखिरकार 1-2 साल बाद फिर एक संधि होती है, बहुत फेमस संधि होती है। इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, उसका परिणाम क्या निकलता है, इस कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, तो परिणाम निकलता है एक्सला सैपर की संधि। एक्सला सैपर की संधि निकलती है जो 1748 में होती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पे शांति हो जाती है। और एक्सला सैपर की संधि कहां पर होती है, यानी कि ये यूरोप में होती है, और उस यूरोप की संधि का प्रभाव यहां पे भी आता है, और अंग्रेज और फ्रांस के बीच में शांति हो जाती है। और उसके साथ ही हमारा जो कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध था वो कहीं समाप्त हो जाता है, और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो पूरी तरह समाप्त माना जाता है। और यहीं से हमारी जो है कर्नाटक की फर्स्ट युद्ध की कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो आपसे पेपर में क्या पूछेगा, फिर आप सोच रहे हो पेपर में क्या आएगा भाई, कर्नाटक के फर्स्ट युद्ध से रिलेटेड क्या आएगा। देखिए कर्नाटक के फर्स्ट युद्ध से रिलेटेड क्या आता है, आपको तो पूरी कहानी समझनी है कि किस तरह कब्जा कर लिया था, जहाज बड़े किसने कब्जा किए, कर्नाटक का नवाब कौन था, आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर आप कहानी याद नहीं रखेंगे, वैसे तो मेन सेंट थॉम का युद्ध भी बहुत आता है, एक्सला सैपल की संधि भी आती है, आस्ट्रिया उत्तराधिकारी का मामला भी आता है, और अंग्रेज सेनापति बार्नेट का फ्रांस से जहाज पे कब्जा कर लेना वो भी इंपॉर्टेंट आता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको यहां तक का पढ़ना था, हमने पढ़ा दिया, इसके आगे कहानी तुमको करनी है क्लियर। बस इतना समझ लीजिए मेरे दोस्त कि जितनी अच्छी कहानी तुम्हें तैयार होगी उतना बढ़िया हो जाएगा, जितनी कहानी तुम्हारी लूज रहेगी उतना अच्छा मजा नहीं आएगा टॉपिक में। चलिए इस जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, गुड। तो फिर मैं आगे चलता हूँ, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ा सा मुझे पानी का ही इस्तेमाल करना होगा। अब कर्नाटक का सेकंड, देखिए कहानी है, तीनों युद्धों की अपनी अलग अलग कहानी है, अलग अलग बताना है। अगर आप नहीं समझे तीनों कहानी को तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन तीनों की कहानी अलग अलग है, आपको आराम से पढ़ना है। चलिए एक बार मैं सूखा कपड़ा भी इस्तेमाल कर लूं, इससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा।
जल्दी हम चाह रहे कि डिजिटल बोर्ड भी आ जाए जल्दी से, जो अभी काला काला फेस नजर आ रहा है ये भी भूरा भूरा सा हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब होगा जब कहीं ना कहीं क्वालिटी बढ़ेगी, हमारा डिजिटल बोर्ड आएगा, हमारी कैमरे की क्वालिटी बढ़ेगी और बहुत सारी लाइटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सब चीजें जल्दी ही होगी, जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस आप एडजस्ट करते रहिएगा प्लीज, अभी एडजस्ट करना कहलाता है क्योंकि स्टार्टिंग क्लासेस है, तो धीरे धीरे रूटीन टूटेगा नहीं, आपके साथ बने रहेंगे हम हमेशा, ठीक है। बस ये है कि आप शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब के बटन वगैरह दबाते रहिएगा और लाइक का भी बटन दबा, भूल जाते हैं लाइक वगैरह दबाना है, इस गुट्ठे का इस्तेमाल करें आप और लाइक का बटन ऐसे दबा दो, पर्दे से दबा दो, ठीक है बच्चे। चलिए अब कर्नाटक के सेकंड युद्ध की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का सेकंड युद्ध। कर्नाटक का सेकंड युद्ध ये 1748 से शुरू होता है, 1754 तक ये चलता है। अब इस युद्ध की कहानी क्या है, इसकी वजह क्या है, देखिएगा। मैंने कहा ना सबकी अपनी वजह होती है, कहानी की अपनी खुद की वजह होती है, यहां पे भी अपनी वजह है, इस कहानी की भी, कर्नाटक के युद्ध की भी अपनी वजह है। तो कर्नाटक के सेकंड युद्ध की वजह क्या है तो बताते हैं। हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का जो निजाम था उसका नाम था, आपको नाम ध्यान होगा कैरेक्टर, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क आसफ जहां, आसफ जहां इसका नाम था। तो होता क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कहानी कैसे बनी, पूरी कहानी सिस्टमैटिक है, अगर आपने जरा सा भी मिस कर दिया। पहली बात तो कि मेरे लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको किताबें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने मेरे लेक्चर के बिना किताब पढ़ने स्टार्ट कर दिया तो शायद समझ में नहीं आएंगी। आपको पहले मेरा लेक्चर पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद जो भी बुक आपके पास है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी जल्दी करना है, आराम से पढ़िए एकदम, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका आराम से कर, नोट्स बनाना है, अच्छे से पढ़ना है। तो हैदराबाद के निजाम की क्या होती है, इसकी डेथ हो जाती है। अब इसकी डेथ के बाद क्या होता है, इसकी डेथ के बाद होता है कि हैदराबाद का निजाम कौन बनेगा। तो उसका बेटा था, तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां का एक पुत्र था, सब जानते हैं, उसका नाम था नासिर जंग। और नासिर जंग का एक भांजा था, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग कहता है कि मुझको बनना है हैदराबाद का निजाम, और उसका बेटा जो खुद हैदराबाद का निजाम का जो बेटा था नासिर जंग, उसको कह रहा है कि मुझको बनना है। अब इसी मामले में भारतीय राजनीति जो चल रही है, भारतीय जो कूटनीति चल रही है आपस में हैदराबाद के निजाम बनने की, कि मुजफ्फर जंग कहता है कि मुझको बनना है, नासिर जंग कहता है कि मुझको हैदराबाद का निजाम बनना है? और इसी भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं दोनों कंपनियां, फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियां दोनों इन्वॉल्व हो जाती है, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करती है। कैसे करती है? तो हैदराबाद का निजाम का एक दावेदार कौन है, नासिर जंग है, और दूसरा दावेदार कौन है, ये दावेदार बता रहा हूं मैं आपको। ये दावेदार तो नासिर जंग है, और दूसरा दावेदार कौन है मेरे बच्चे, तो दूसरा दावेदार है मुजफ्फर जंग है। वो कह रहा है कि मुझको हैदराबाद का निजाम बनना है, नासिर जंग कहता है कि मुझको हैदराबाद का निजाम बनना है? और इसी कहीं ना कहीं दावेदारी में भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं दोनों कंपनियां भी इन्वॉल्व हो जाती है। और नासिर जंग के साथ कौन सी कंपनी आती है, तो नासिर जंग के साथ कंपनी जो सपोर्ट करती है वो अंग्रेजी सेना करती है। अंग्रेजी सेना में कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है, बार्नेट है। वे कहते हैं कि ठीक है भाई, आप नासिर जंग आप बनेंगे हैदराबाद के निजाम। और उधर मुजफ्फर जंग की मुजफ्फर को कौन सपोर्ट कर रहा है, इसे सपोर्टेड कौन कर रहा है, ये मैं बता चुका पहले लेक्चर में जब मेरे कैरेक्टर्स बताए थे, लेकिन दोबारा बता रहा हूं, सपोर्टेड बाय द फ्रांसीसी सेना। अब इस राजनीति की वजह से ही फ्रांस का सेकंड युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, इसी राजनीति की वजह से ये युद्ध शुरू हो जाता है। अब अल्टीमेटली बनता कौन है, अल्टीमेटली हैदराबाद का निजाम बनता कौन है, हैदराबाद का निजाम बनता कौन है, तो अल्टीमेटली नासिर जंग जो है वो हैदराबाद का निजाम बनता है। लेकिन दिमाग में तो अभी चल रहा है भाई किसके, मुजफ्फर जंग के, फ्रांसीसी सेना का जो अधिकारी डुप्ले है उसके भी दिमाग में चल रहा है कि भाई मुजफ्फर जंग बनना चाहिए।
क्योंकि उसका सपोर्टर बनेगा तो उसको फायदा होगा, उसकी कंपनी को फायदा होगा, टैक्सेस से छूट मिलेगी, बहुत सारी बातें होंगी। और इनके साथ में कर्नाटक का नवाब भी था चंदा साहब। मैंने बताया था पहले, आपको सीरीज कहा था कि कैरेक्टर पूरे होने चाहिए। चंदा साहब और चंदा साहब का बेटा था राजा साहब। तो निकाल के अगर मुजफ्फर जंग बनेगा हैदराबाद का निजाम, तो फिर कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा? चंदा साहब बनेगा। तो नासिर जंग जो था, कहीं ना कहीं नासिर जंग जो था वो अब हैदराबाद का निजाम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। लेकिन अब कहीं ना कहीं डुप्ले के दिमाग में अब भी बात है कि भाई मेरा ही कैंडिडेट बनना चाहिए था। तो फ्रांसीसी जो सेना का जो हेड है वो डुप्ले है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा। कर्नाटक का जो सेकंड युद्ध है वो अपने आप में एक जबरदस्त है, बहुत सारे थ्योरी बताता है, बहुत सारे विचारों को बताता है, बहुत सारी आइडियाज को शो करता है। तो ये पूरा बोर्ड तो भर जाएगा भाई, तो बीच बीच से मुझे मिटाना होगा, तो कहानी को ध्यान रखते रहिएगा। तो होता क्या है, डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, मुजफ्फर जंग और कर्नाटक का नवाब जो बनने वाला है वो चंदा साहब। ये तीनों क्या करते हैं, त्रिगुट है, ये क्या करते हैं, ये कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन पर अटैक कर देते हैं, ठीक है, दरअसल समझना। तो तीनों मिलकर क्या करते हैं कि इनका बस तो नासिर जंग पे चलता नहीं है, तो क्या करते हैं, ये तीनों गुट वाले हैं वो कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन, उस पर अटैक कर देते हैं। ये क्या करते हैं, तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये इस पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। और युद्ध कब की बात है, 1749 की समथिंग, ठीक है ना। तो 1749 में जो है ये कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन पे अटैक कर देते हैं, और इसका युद्ध का नाम है अंबुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है, अंबुर का युद्ध। यानी कि जो युद्ध जो होता है, इस युद्ध का नाम है अंबुर का युद्ध, अंबुर का युद्ध, ठीक है। अब इस युद्ध में होता क्या है भाई, इस युद्ध में क्या होता है, कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। यानी कि कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है। उसका जो बेटा था, उसके बेटे का नाम था मोहम्मद अली है, और ये क्या करता है, ये तिरुचिरापल्ली में भाग जाता है अपनी जान बचा के। तंजौर के पास तमिलनाडु में, वहां क्या करता है कि वहां कहते हैं कि इसका बेटा जो था महमूद अली, ये तिरुचिरापल्ली में भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, और कर्नाटक का नवाब कौन बन जाता है, चंदा साहब बन जाते हैं, ठीक है। यहां तक की बात की। अब जल्दी से यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो अगर यहां तक का स्क्रीनशॉट, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, कहानी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, कहानी पे ही मजा है आपका। अब हमने पढ़ा कि एक गुट ने क्या करा, एक त्रिगुट ने क्या करा, जो मुजफ्फर जंग का या डुप्ले का गुट था, उसने कर्नाटक के नवाब को पेल दिया, इनको उसको मार दिया, और उसके बेटे को भी वहां से भगा दिया, बेचारे को जाके तिरुचिरापल्ली में जाके शरण लेनी पड़ी, और वो वहां चला गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी बताते हैं। जब ये सब बातें पता चलती है कि कर्नाटक के नवाब की हत्या कर दी जाती है, अनूरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है, और उसमें डुप्ले भी, मुजफ्फर जंग भी और चंदा साहब शामिल होते हैं, तो इस बात से कहीं ना कहीं जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, जो अंग्रेज सेना का गवर्नर होता है रॉबर्ट क्लाइव, वो भी क्रोधित होता है। तो वो भी एक गुट बनाता है, वो भी त्रिगुट बना लेता है। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का गुट बनता है, नासिर जंग का गुट बनता है, और जो अनूरुद्दीन का बेटा था कौन, मोहम्मद अली था, वे त्रिगुट बनाते हैं, और त्रिगुट पे लड़ाई कर देते हैं, चढ़ाई कर देते हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, तो यहां पे एक त्रिगुट बनता है किसका, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा कौन है, नासिर जंग, और तीसरा कौन है भाई, नासिर जंग है, और तीसरा कौन है, मोहम्मद अली। और ये किस पे अटैक कर देते हैं, ये अटैक कर देते हैं भैया, यानी कि जो त्रिगुट पहले वाला था, यानी कि डुप्ले पे अटैक करते हैं, चंदा साहब पे अटैक करते हैं, और तीसरा था मुजफ्फर जंग पे अटैक कर देते हैं।
अब अटैक जो त्रिकुट का, त्रिकुट पे अटैक होने लगा। ठीक है, इस अटैक में क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनकी जीत हो जाती है, ये विन हो जाते हैं और ये लगभग हार जाते हैं, लगभग हार ही जाती है इनकी सेना। हारने के बाद क्या होता है कि तभी क्या होता है कि नासिर जंग की सेना में, हैदराबाद का निजाम था, नासिर जंग इसकी सेना में क्या होता है, जो हैदराबाद का निजाम है वर्तमान में, ये नासिर जंग है, मोहम्मद अली कहा तिरुचिरापल्ली में है, शरण लिए हुए था, और रॉबर्ट क्लाइव जो था ये मद्रास का गवर्नर था, और ये क्या करता है, यहां पे ये त्रिकुट की लड़ाई करते हैं। तो नासिर जंग की सेना में क्या होता है, यहां एक बड़ा पलटा भारी हो जाता है कि नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो जाता है, और इस विद्रोह में नासिर जंग की हत्या हो जाती है। तो नासिर जंग की हत्या कैसे हो जाती है कि सेना में विद्रोह होना है, सेना में विद्रोह होना, और उसके बाद इसकी हत्या हो जाना, नासिर जंग की हत्या हो जाना। तो कहीं ना कहीं डुप्ले को मौका मिलता है कि जब हैदराबाद का निजाम बढ़ जाता है नासिर जंग, तो मुजफ्फर जंग को नया हैदराबाद का निजाम बना देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि जीता हुआ कहीं ना कहीं अपनी बाजी पलट जाता है, जीता हुआ जो आदमी है वो हार जाता है, क्योंकि उसकी सेना उसी के विरुद्ध खड़ी हो जाती है और नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है इस विद्रोह में। और उसके बाद क्या करता है, अब कहीं ना कहीं डुप्ले के हाथ में उसकी किस्मत आ जाती है। किस्मत ने डुप्ले का बहुत साथ दिया, ऐसा कहा जाता है कि किस्मत का बहुत धनी था डुप्ले, और उसने बहुत साथ दिया है, उसकी किस्मत ने उसका बहुत साथ दिया है। और कहा जाता है कि डुप्ले युद्ध हारते हुए भी युद्ध जीत गया था, और उसका जो कैंडिडेट था, जो हैदराबाद का निजाम बनना चाह रहा था, मुजफ्फर जंग, उसे कहीं ना कहीं हैदराबाद का निजाम भी बना दिया। और चंदा साहब था, वो क्या बना दिया, चंदा साहब ऑलरेडी से पहले से ही कहीं ना कहीं जब अंबुर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कर्नाटक के नवाब की हत्या करके चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो अब दोनों बंदे सेटल है, किसके, डुप्ले के सेटल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रॉबर्ट क्लाइव और जो मोहम्मद अली है वो तिरुचिरापल्ली में जाके शरण लिए हुए हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया अपना, और उसने क्या किया, उसने एक विशाल सेना बनाई और उसने कहीं ना कहीं अटैक किया चंदा साहब पर। तो कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक किया, किस पे किया अटैक, कर्नाटक के नवाब पर। अब कर्नाटक का नवाब कौन था, यानी कि अब कर्नाटक का नवाब जो था कौन था भाई, वो था चंदा साहब। चंदा साहब जो था वो कर्नाटक का नवाब था। अब जब चंदा साहब कर्नाटक का नवाब है तो क्या हुआ, और उस समय कर्नाटक की राजधानी जो थी वो कौन से बनाई थी, इसकी जो कैपिटल थी, वो कैपिटल जो बनाई थी वो थी आरकट। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, आरकट पे अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद क्या हुआ, चंदा साहब की हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। ठीक है, सुंदरी, पहले डुप्ले ने अनुरुद्दीन की कर्नाटक के नवाब की हत्या करी है, अब रॉबर्ट क्लाइव ने किसकी हत्या कर दी है, इनके चंदा साहब की हत्या कर दी है। उसका बेटा था राजा, हाँ, कर्नाटक के नवाब की हत्या नहीं हुई थी, हत्या कैसे हुई थी मैं बताता हूं चंदा साहब की, एक मिनट रुक जाइएगा। तो ये चंदा साहब है। तो होता क्या है कि आरकट पे रॉबर्ट क्लाइव अटैक कर देता, और अटैक कब होता है, 1754 में अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद जो कर्नाटक का नवाब चंदा साहब होता है, उसका बेटा होता है राजा साहब, उसे वो कहता है कि बेटा जाओ रॉबर्ट क्लाइव का सामना करो, और रॉबर्ट क्लाइव का सामना नहीं कर पाता है राजा साहब, वो युद्ध में मारा जाता है। इनके चंदा साहब का बेटा जो है वो युद्ध में मारा जाता है, और चंदा साहब को जो पता चलता है कि उसके बेटे की वीरगति प्राप्त हो गया है, इनके वो मर गया है, तो वो कर्नाटक की आरकट अपनी राजधानी को छोड़ के भाग जाता है। और वो क्या होता है, वो तंजौर के राजा के यहां पर, तंजौर के राजा के यहां पे शरण लेता है। तो क्या करता है कि तंजौर का राजा जो है चंदा साहब की हत्या कर देता है। इधर कर्नाटक के जो नवाब था चंदा साहब, उसका बेटा हत्या, उसके बेटे की हत्या हो जाती है, आरकट के युद्ध में हो जाती है, जिनके आरकट में जो अटैक होता है, और ये चंदा साहब की हत्या कब होती है, तो तंजौर का राजा जो है इसे जब वो शरण लेने जाता है तो उसकी वहीं पे हत्या कर देता है। तो कर्नाटक का नवाब का पद भी पूरा खाली हो गया। ठीक है, और पद किसे मिल गया, अब मोहम्मद अली को मिल गया पद। लेकिन तभी घटना होती है 1952 में, जब इतना बवाल हो रहा है भारतीय राजनीति में, इतना सब कुछ चल रहा है, और ब्रिटिश आर्मी भी और फ्रांसीसी आर्मी ये सब इन्वॉल्व हो रही है, तो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी गवर्नर को जो है डुप्ले को वापस बुला लिया।
फ्रांसीसी जो सरकार थी फ्रांस में, उन्होंने उस डुप्ले को वापस बुलाया। और भारत में क्या हुआ, भारत में एक नया जो फ्रांसीसी गवर्नर आया, एक नया फ्रांसीसी गवर्नर आया, उसका नाम था गोदे, गोदो नया गवर्नर आया। और गोदो आने के बाद उसने कहा कि हम भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, हमें शांति के साथ रहना चाहिए। और गोदे ने क्या किया, इनके फ्रांस की लोगों के साथ, मतलब फ्रांसीसी की तरफ से और ब्रिटिश आर्मी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक संधि की, दैट इज कॉल्ड द पांडिचेरी की संधि। तो 1755 में एक संधि होती है, पांडिचेरी की संधि। और इस संधि के साथ ही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो कर्नाटक का जो सेकंड युद्ध था वो समाप्त हो जाता है, फिर दोनों के बीच शांति हो जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के बीच में बढ़ के कहीं ना कहीं फ्रांसीसी सेना और कहीं ना कहीं अंग्रेजी सेना ने अपना ही विनाश किया है। तो अब उन्होंने सोच लिया था कि भारतीय राजनीति में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह की कहानी जो है, इस तरह सेकंड कर्नाटक युद्ध देखने को मिली आपको। चलिए यहां तक हमारा कर्नाटक का सेकंड युद्ध हो गया। जल्दी से अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, अगर आपको दोबारा से कुछ पूछना है तो फोन नंबर दिया हुआ होता है, फोन करके पूछ सकते हैं कि सर इस वाले कहानी में क्या हुआ था, कौन मारा गया था, कौन नहीं मारा गया था, क्या हुआ था, वो सब पूछ सकते हैं। आपका जो अधिकार है पढ़ने का, आपको पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां तक की कहानी हमारी क्लियर हो, कर्नाटक के सेकंड युद्ध की कहानी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कर्नाटक के थर्ड युद्ध की तरफ चलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए थोड़ा सा मैं भी पानी पी लेता हूं, ठीक है, गर्मी बहुत है। और ठीक है, अब कर्नाटक का जो थर्ड युद्ध आता है वो उसकी कहानी क्या है, उस पर भी बातें कर लेते हैं। काफी वीडियो लंबी बड़ी हो जाती है, लेकिन क्या करें भाई, टॉपिक भी तो इतना अच्छा है, पेपर में आ जाता है टॉपिक, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, कुछ आता भी है टॉपिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टॉपिक नहीं आता है। मैं 4 युद्ध पढ़ा रहा हूं आपको। एग्लो मैसूर पढ़ा है मैंने पहले, फिर मैंने एग्लो मराठा पढ़ा है मैंने, और आज मैं एग्लो फ्रांसीसी युद्ध पढ़ा रहा हूं, संघर्ष पढ़ा रहा हूं। और उसके बाद जो कल का लेक्चर होगा वो होगा आपका एग्लो सिख युद्ध होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चारों युद्धों में से एक क्वेश्चन पीसीएस में से हर साल आता है। आप पीसीएस का पेपर उठा के देखिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, एक मैचिंग में आ जाता है क्वेश्चंस कि कौन से युद्ध की कौन सी संधि हुई थी, बहुत पूछा जाता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा याद रखें चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। कर्नाटक का थर्ड युद्ध ये 1757 से शुरू होता है और 1763 में समाप्त हो जाता है। ठीक, अब पहले की वजह तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी वाला मामला था। दूसरे में का युद्ध की वजह क्या थी, तो दूसरे की वजह क्या थी युद्ध की, तो सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति में दोनों कंपनियों का हस्तक्षेप कर जाना, वो भी गड़बड़ था उनका कि उन्होंने हस्तक्षेप किया। अब यहाँ तीसरे युद्ध की वजह क्या है, तो तीसरे युद्ध की जो वजह है भैया, वो वजह क्या है, वजह यह है कि कहीं ना कहीं यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था, युद्ध स्टार्ट हो गया था। सप्तवर्षीय में 7 साल के लिए, यानी कि 1757 में 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना पड़ जाता है, तो बताइएगा 1757 ये 56, हाँ 56 पड़ेगा, क्योंकि ये तो 7 आएगा ना, तो 7 हम लोग लगाएंगे तो 6 पड़ेगा। तो यहाँ पे 1756 से शुरू होता है, 1763 में जाके समाप्त हो जाता है। तो 7 साल यानी 7 वर्ष युद्ध शुरू हो जाता है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो यूरोप में 7 वर्ष युद्ध स्टार्ट हो जाता है, किसके बीच में, फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच में शुरू हो जाता है। और उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं भारत पे देखने को मिलता है। उसका प्रभाव जो भारत में दोनों कंपनियां रह रही हैं, दोनों कंपनियां यहाँ पे शासन कर रही है, यहाँ पे अपना व्यापार चला रही है और कुछ शासन भी कर रही है, तो उनकी तानातानी कहीं ना कहीं, उनकी जो कश्मकश है कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत में जो बस्तियां थी उनकी, वो देखने को मिल गया। और दोबारा से फिर यहाँ पे फ्रांस और एंग्लो के बीच में, यानी कि एंग्लो और फ्रांस के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हलचल यूरोप में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध का सामना भारत में करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में 7 वर्ष से युद्ध शुरू हो जाता है, और उस युद्ध की वजह से भारत में जो फ्रांस और इंग्लैंड की बस्तियां होती हैं उनके बीच भी कहीं ना कहीं युद्ध की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है,
अब यहाँ पे युद्ध शुरू हो जाता है तो कौन कौन है, अब देखिए यहाँ पे गोधो को लाया गया था फ्रांस से गवर्नर, लेकिन वो चेंज हो जाते हैं और वो काउंट डी लेली आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक युद्ध होता है, बड़ा फेमस युद्ध होता है, उसे कहा जाता है वांडीवास का। वांडीवास का युद्ध होता है, और वांडीवास का युद्ध जो होता है वो 22 जनवरी को और 1760 में होता है। ठीक है, बहुत फेमस युद्ध है, बहुत पूछा जाता है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है इससे रिलेटेड, और अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं पूछे गए। कर्नाटक के थर्ड युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, और क्यों हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस का यूरोप महाद्वीप में कहीं ना कहीं 7 वर्ष से युद्ध शुरू हो गया था, और जो उनकी बस्तियां भारत में थी उनके बीच में कहीं ना कहीं कशमकश शुरू हो गई थी, और उन्होंने भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। और वांडीवास युद्ध किस किस के बीच में होता है, तो युद्ध होता है बिटवीन किसके बीच में, तो अंग्रेजी सेना का जो सेनापति होते हैं, अंग्रेजी सेना का जो सेनापति होता है वो कौन होता है, तो वो है आयरकुट है। और जो फ्रांसीसी सेना है उसका गवर्नर कौन होता है, तो फ्रांसीसी सेना का जो हेड होता है उसका नाम है काउंट डी लेली। और इस युद्ध में क्या होता है, इस समय आयरकुट जीत जाता है। और कहा जाता है कि भारत में जितने भी फ्रांसीसी बस्तियां थी, जितने उनके बंदरगाह थे, जितने उनके व्यापारिक जो स्थान थे, क्षेत्र थे जो फ्रांस के अधीन थे, वो सब पे, उन सब पे कहीं कहीं अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब पूरी तरह से मान लीजिए कि वांडीवास के युद्ध के बाद में कहीं न कहीं इनका सफाया हो जाता है, फ्रांस का सफाया हो जाता है, और फिर सफाया होने के बाद लगातार भारत में फिर धीरे धीरे फ्रांस का कब्जा जो है वो कहीं न कहीं खत्म होना शुरू हो जाता है। और इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड की कहानी है, फ्रांस की, वो युद्ध चलता रहता है। लेकिन फिर क्या होता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में फिर एक बदलाव होता है। उस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, तो उसका परिणाम निकलता है, कहा जाता है कि 1763 में एक पेरिस की संधि होती है। और इस पेरिस की संधि के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि भाई कुछ क्षेत्र जो है फ्रांस वालों, जो कुछ बस्ती है फ्रांसीसी भारत में, वो फ्रांस वालों को दी जाएगी। और इसी के साथ कहा जाता है कि कर्नाटक का जो थर्ड युद्ध था वो भी समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकता हूं मैं यहां पे ये वाली बात कि कर्नाटक का थर्ड युद्ध को दूसरे नाम से वांडीवास युद्ध के नाम से बुलाया था। उसका परिणाम क्या निकलता है, पेरिस की संधि निकलती है 1763 में, और कुछ क्षेत्र फ्रांस को दिए जाते हैं जो लास्ट टाइम तक कहा जाता है कि 1954 तक रहते हैं इनके पास में, जब तक भारत में जो है कहीं न कहीं इनसे फ्रांस से बस्तियां नहीं ली जाती तब तक ये यहाँ पे शासन करते हैं। लेकिन उसके बाद इनका सफाया मानिए, यानी पूरा भारत से फ्रांसी का सफाया मानिए, पूरी तरीके से अंग्रेजों का शासन जो है वो भारत में शुरू हो जाता है। और वांडीवास वास्तव में फ्रांसों के भारत में शासन की जो अंतिम कड़ी थी वो भी टूट जाती है। इस तरह से कर्नाटक के तीनों युद्ध हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब कर्नाटक के तीनों युद्धों से क्वेश्चन पूछेंगे, आराम से करना, आराम से नोट्स बनाना, प्यार से नोट्स बनाना। आपका 100% में क्वेश्चन कह रहा हूं कि एग्लो मैसूर से क्वेश्चन आता है, एग्लो मराठा से क्वेश्चन आता है, और कर्नाटक के एग्लो फ्रांसीसी, जिन्हें हम कर्नाटक के युद्ध भी कहते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। और कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो मैं बात करूंगा, कल मैं बात करूं एग्लो सिख युद्ध की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहां तक का वीडियो मैं फिनिश करता हूं, उसके बाद मैं कल मिलूंगा आपसे। इसी के साथ बाय बाय, खुश रहो, आराम से रहो।